हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, वाईपीए यूथ पावर एकेडमी आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का पूरा जो आपका फरवरी मंथ से लेके अगस्त मंथ तक का चीज है उनको लेके आया है, ताकि यूपी पीसीएस की जो परीक्षा 12 अक्टूबर को होने वाली है उसमें आपको इजी हो जाए चीजें याद करना और रिवाइज करना। और वाईपीए को जाके आप यूट्यूब पे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फरवरी मंथ का हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। मार्च मंथ के भी सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस हमारा भी बचा हुआ है, तो आइए इसको आज हम कर लेते हैं। और वाईपीए की जो मैगजीन्स हैं वो आपको गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया गया है इसमें, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके गूगल शेयर लिंक को ओपन करिए, फॉर्म फिल करिए, ताकि आपको सारी जो हमारी मंथली मैगजीन्स है वो वहां पे मिल सके। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करें तो मार्च महीने में जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हुई हैं, जैसे कि 2020 बोडो अकॉर्ड, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी इनटू कास्ट सर्टिफिकेट रैकेट इन तमिलनाडु, जेंडर बजट एलोकेशन इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज मिशन इन आगरा। इसके अलावा पार्लियामेंट्री पैनल क्रिटिसाइजेस MORH लॉन्च ऑफ सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025। उसके अलावा कैरियज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2024, एनआईएच के न्यू डायरेक्टर, फिर इंक्रीज इन सैलरी अलाउंस एंड पेंशन फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, नामीबिया इनॉग्रेट्स फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, फिर सीएजी एंड बिसैक एंड पार्टनरशिप फॉर एनहांस्ड ऑडिट कैपेबिलिटीज, एक्स का लीगल चैलेंज अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट सहयोग पोर्टल, फिर उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट इनिशिएटिव, पीएम स्वनिधि स्कीम बेनिफिट फॉर वुमेन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, आंध्र प्रदेश एससी सब क्लासिफिकेशन अप्रूवल, क्रिटिसिज्म ऑफ स्वदेश दर्शन स्कीम इम्प्लीमेंटेशन, ग्लोबल फ्री स्पीच सर्वे 2024, ईसीआई यूआईडीएआई वोटर आधार लिंकेज इनिशिएटिव, एपिक नंबर एंड आधार लिंकेज कंट्रोवर्सी, सेबी के न्यू चेयरमैन। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको हम आज पूरा कंप्लीट करा देंगे मार्च मंथ का, ताकि सारी चीजों का आपका रिवीजन हो जाए। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो पहला है मार्च का टॉपिक वो है 2020 बोडो अकॉर्ड के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड। भारत सरकार ने 82% जो बोडो अकॉर्ड की कंडीशन है उनको इम्प्लीमेंट कर दिया है। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल ये एक ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो कि बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है असम में, उसको गवर्न करती है। और बोडोलैंड का जो इंसर्जेंसी है वो इमर्ज हुआ 1980 में एज पार्ट ऑफ लार्ज मूवमेंट फॉर सेपरेट बोडोलैंड स्टेट। और कई सारे अकॉर्ड हुए, कई सारे बोडो ग्रुप्स के साथ जो है वो बातचीत हुई और डिफरेंट डिफरेंट एग्रीमेंट हुए। फिर उसके बाद बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल को एस्टेब्लिश किया गया अंडर 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके तहत इन्हें सेल्फ गवर्नेंस प्रोवाइड किया गया बोडो लोग पीपल को। और जो 2020 का अकॉर्ड है उसका एम है कि जो एरिया है यहाँ पे जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जाए, और साथ ही साथ जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है उसकी जो पावर्स हैं उनको बढ़ाया जाए। तो ये आप याद रखिए। फिर इंडिया ने अपना जो जेंडर बजट है उसको बढ़ाया है। ओवरऑल बजट का 8.9% तक बढ़ाया है। डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं जो उसमें एलोकेशंस हुए हैं। और जेंडर बजट की अगर हम बात करें तो ये कई बार पूछा भी जा चुका है। इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था कि महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, उनको जो है वो फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। और इसमें बहुत सारी जो मिनिस्ट्रीज हैं इन्वॉल्व हैं और उनकी डिफरेंट डिफरेंट जो स्कीम्स चलती हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड, वुमेन डेवलपमेंट से रिलेटेड, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड, उनके लिए इसके थ्रू पैसे एलोकेट किए जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि बजट में कितना जो है वो जेंडर बजट को एलोकेट किया गया है। फिर सुप्रीम कोर्ट में वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम रूल्स 2023
इसको लेके जो है वो जो अमेंडमेंट किए गए हैं फॉरेस्ट एक्ट में, उस पे विवाद चल रहा है। तो उसपे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है, वार्न किया है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को, जिसके तहत पर्सनल लाइबिलिटी होगी जो भी ऑफिशियल्स रहेंगे उनकी, अगर वो फेल करते हैं आइडेंटिफाई करने में और रिकॉर्ड करने में फॉरेस्ट को। और उसमें कहा गया है कि जो डेफिनेशन दी गई थी 1996 में, टीएन गोदावरमन एक केस हुआ था जो कि इन्वायरमेंटल लॉस से रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट केस माना जाता है। और इसके तहत कोई भी एरिया जो कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड में फॉरेस्ट, जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में फॉरेस्ट के तौर पे स्टैब्लिश है, उसकी कोई भी ओनरशिप हो, उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। इसका रूल 1 कहता है, ये एक प्रोविजन है जो कि एक्सटेंड करता है लीगल प्रोटेक्शन को टू फॉरेस्ट लाइक एरियाज। तो ये केस आप याद रखिएगा, टीएन गोदावर्मन थिरुमुलपाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, 1996 का एक लैंडमार्क केस है जिसने फॉरेस्ट की जो डेफिनेशन है उसको ब्रॉड किया था। फिर स्मार्ट सिटीज मिशन लॉन्च किया गया था 2015 में, जिसके तहत 100 जो भारत के शहर हैं उनको और स्मार्ट बनाना था टेक्नोलॉजी का यूज करके। साथ ही साथ पूरे जो एरिया है उसका और डेवलपमेंट करना था। आगरा को भी इसमें सिलेक्ट किया गया था और इसने काफी सारे प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया, जैसे कि आईसीसीसी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इसके तहत जो है वो सिटी का मैनेजमेंट होता है। साथ ही साथ एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, ये भी एक प्रॉपर कंपोनेंट है स्मार्ट सिटीज मिशन का, जिसमें लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जो है वो बढ़ावा दिया जाता है। और स्मार्ट सिटी मिशन की अगर हम बात करें तो ये ग्लोबली एक मॉडल है, इसका नाम है लंदन कैनरी वर्फ डेवलपमेंट, उसी पे आधारित है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ये देखने का काम करती है कि पूरा जो स्मार्ट सिटीज मिशन है वो किस तरह से काम हो रहा है। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी इसमें इन्वॉल्व रहती है, मतलब प्राइवेट कंपनीज भी इसमें काम कर रही हैं। फिर पार्लियामेंट्री पैनल ने क्रिटिसाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को, और इनका कहना है कि ये फेल हुए हैं ब्लैक स्पॉट एरियाज बनाने में, जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज है नेशनल हाईवेज पे उस पे। तो ब्लैक स्पॉट आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनको ये हैजार्डस लोकेशंस होते हैं नेशनल हाईवेज पे, जिनको आइडेंटिफाई किया जाता है, जहाँ पे टाइम टू टाइम जो है वो कुछ एक्सीडेंट जो है वो होते हैं, जिनकी वजह से लोगों की मृत्यु होती है या लोगों को सीवियर इंजरी होती है। और इनको जो है वो अगर स्पॉट को जो है वो आइडेंटिफाई किया जाए तो वहां पे जो है वो कोशिश होती है कि इस तरह की फिर दुर्घटनाएं ना हो। और जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, और हमारा जो उद्देश्य है ये भी है कि 2030 तक जो ग्लोबल रोड से डेथ होती है उसको आधा करना। तो उस पे ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो ये ब्लैक स्पॉट्स आप याद रखिएगा। फिर सहकार टैक्सी लॉन्च हुआ है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन ने अनाउंस किया है इसका लॉन्च। और ये कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस है जो कि ड्राइवर्स के द्वारा जो है इसको मैनेज किया जाएगा। और इससे जो है जो वर्कर्स हैं उनको काफी सुविधा मिलेगी। और माना जा रहा है कि ये इस जो प्राइवेट टैक्सी एग्रीगेटर्स हैं जैसे कि ओला उबेर, उनके तरह का ये जो सक्सेस है उसको पाना चाहते हैं। यूएस सीनेट ने कंफर्म किया है इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट जय भट्टाचार्य को एज डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। और ये यूएस की प्राइमरी एजेंसी है जो कि बायोमेडिकल और पब्लिक हेल्थ रिसर्च से रिलेटेड काम देखती है। इसकी स्थापना 1887 में हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति हैं। फिर गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करेगा, ये दूसरा स्टेट बन गया है भारत में आफ्टर उत्तराखंड जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करेगा। यूसीसी की अगर हम बात करें तो ये है सेट ऑफ कॉमन लॉज गवर्निंग पर्सनल मैटर्स सच एज मैरिज डाइवोर्स इनहेरिटेंस एंड अडॉप्शन फॉर ऑल सिटीजन, मतलब हर सिटीजन के लिए जो है वो चाहे किसी भी धर्म के हो एक ही लॉ रहेगा, कॉमन लॉ रहेगा। और आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये डायरेक्ट करता है स्टेट को कि यूसीसी लाए।
सारी जो भी कंट्री है सब जगह उसमें, ताकि लोगों को जो है वो प्रॉपर तरीके से लोग अपना रह सकें। फिर नामीबिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है नितुम्बो नांदी नैतवा। तो ये आप याद रखिएगा। और इन्होंने सक्सीड किया है नांगोलो मुम्बा को। इन्होंने इलेक्शंस में जीत हासिल की और ये पहली फीमेल स्पीकर भी बनी वहां के पार्लियामेंट में। नामीबिया की बात कर लें तो इसको रिपब्लिक ऑफ नामीबिया कहा जाता है। ये साउथ अफ्रीका का एक कंट्री है और ये इसका जो वेस्ट बॉर्डर है वो अटलांटिक ओशन से जुड़ा हुआ है। और ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है जामीबिया और अंगोला के साथ नॉर्थ में, बोत्सवाना के साथ ईस्ट में, और साउथ अफ्रीका के साथ साउथ में और ईस्ट में। और इसको इंडिपेंडेंस मिला था साउथ अफ्रीका से 21 मार्च 1990 को, नामीबियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद। तो ये आप याद रखिएगा और इनका जो लोकेशन है ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इन्होंने बिसाक एन के साथ जो है वो पार्टनरशिप किया है, ताकि जो ऑडिट का जो प्रोसेस होता है उसमें जो है वो उनकी जो क्षमताएं हैं उनको बढ़ाई जा सके। बिसाक एन की अगर हम बात करें तो ये है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, और ये गुजरात में है ये इंस्टीट्यूट। तो इसमें जो है वो ज्योग्राफिकल डाटा का यूज किया जाएगा और टेक्नोलॉजीज का एनालिसिस के लिए और बाकी डिसीजन मेकिंग के लिए। सीएजी की अगर हम बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो कि ऑडिट करती है जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो धन मिलता है जितना वो खर्च करती है उसका। फिर एलन मस्क की कंपनी है एक्स, इन्होंने भारत सरकार के अगेंस्ट जो है वो लॉ सूट फाइल किया है। और इनका कहना है कि इन्होंने चैलेंज किया है सेक्शन 79(3)(b) ऑफ आईटी एक्ट। और सहयोग पोर्टल है। सहयोग पोर्टल एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसको चलाया जाता है, जिसके तहत ये कोई भी ऐसा कंटेंट जो कि सोशल मीडिया कंपनीज चलाती हैं, वो अगर उनसे किसी प्रकार का खतरा है भारत की इंटीग्रिटी को लेके, तो उसमें जो है वो इसको हटाया जा सकता है। तो इसीलिए ये इसका ये विरोध कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि हम ये सहयोग पोर्टल नहीं ज्वाइन करेंगे। और तो इन्होंने इसके लिए जो है वो केस दायर किया है कर्नाटका हाईकोर्ट में। फिर इंडियन रेलवेज ने मेघालय के बिरनिहाट और शिलोंग में जो है वो वहां पे खासी ग्रुप के विरोध के चलते जो प्रोजेक्ट था उसको भी बंद कर दिया है। और ये सिर्फ एक ऐसा स्टेट कैपिटल बचेगा नॉर्थ ईस्ट का जो कि बिना रेल कनेक्टिविटी के रहेगा। और इसका विरोध चल रहा था कि बाहर से लोग आएंगे, तो उसको लेके इनका विरोध चल रहा था। और नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो वहां पे इनर लाइन परमिट, ये एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट हो जो है जो कि रिक्वायर्ड होता है अगर जो भारत के सिटीजन हैं वो दूसरे कुछ कुछ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पे जाना चाहते हैं। क्योंकि ये जो एरियाज हैं ये यहाँ पे इंडिजिनस जो ट्राइब्स हैं वो है ज्यादा मात्र संख्या में, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह का रूल बनाया गया है। और ये जो इनर लाइन परमिट है ये अभी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इन सब जगहों पे जो है वो एप्लीकेबल है। और जो खासी और गारो कम्युनिटीज हैं मेघालय की, ये इसका हमेशा जो है वो एडवोकेट करती हैं। और इनका मानना है कि आईएलपी होने से जो है वो जो डेमोग्राफी है वो चेंज नहीं होती है माइग्रेशन की वजह से। फिर छत्तीसगढ़ की एक स्कीम है एलवाद पंचायत अभियान, जिसके तहत जो माओइस्ट हैं उनसे जो है वो पंचायत को फ्री कराने के लिए जो गवर्नमेंट है वो इंसेंटिव देगी। 1 करोड़ रुपए जो है वो उनमें प्रोवाइड किए जाएंगे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। फिर मणिपुर के चुराचंदनपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो क्लैशेस हुए हैं हमार और जूमी पीपुल के बीच में। और ये जो कम्युनिटीज हैं ये पार्ट है कुकी जू ग्रुप का। और इनका और मेतीस का विवाद 2023 मई से जो है वो चला आ रहा है। इनके बीच जो है वो कॉम्प्लेक्स रिलेशंस हैं और हिस्टोरिकल कंपटीशन है रिसोर्सेज को लेके, एथनिक टेंशन है, तो इसकी वजह से यहाँ पे लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। तो ये जो ट्राइब्स के नाम है, जो कम्युनिटीज के नाम है, ये आप याद रखिए। अगर ये आगे किस स्टेट से रिलेटेड है तो ये आप बता सकें।
ग्लोबल फ्री स्पीच सर्वे हुआ 2024, तो इसमें जो भारत है उसका स्थान 24वां है। और ये एक फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच थिंक टैंक है। ये एक इंडिपेंडेंट यूएस बेस्ड थिंक टैंक है। इसके द्वारा ये ग्लोबल सर्वे जो है वो करवाया जाता है। फिर दिल्ली में शिष्टाचार स्क्वाड को इंट्रोड्यूस किया गया है महिलाओं की सेफ्टी को देखते हुए। और ये ब्रॉडर इनिशिएटिव है जिसके तहत दिल्ली में जो है वो महिलाओं को सुरक्षा प्रोवाइड करने की बातें जो है वो कही जा रही हैं। इस तरह का सिस्टम, जैसे अगर हम यूपी की बात कर लें तो यूपी में जो है वो एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया गया है, जिसमें कि महिलाएं अपनी जिन अगर किसी तरह का हैरेसमेंट होता है तो उसको बता सकें। तो ये नाम आप याद रखिए इनका। यूके पांडे, ये इन्हें जो है वो सेबी का नया चेयरमैन बनाया गया है। ये 11वें चेयरमैन है। और सेबी की अगर हम बात कर लें तो एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है इंडिया के जो फाइनेंशियल मार्केट हैं उनको रेगुलेट करने में। फिर पार्लियामेंट कमेटी ने प्रपोज किया है रीनेम करने को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को, फार्म और लेबर्स को भी इंक्लूड करने के लिए इसमें बातें कही गई हैं। तो अभी देखिए कि इसमें फिर आगे चल के क्या होता है। मार्क कार्ने, ये फॉर्मर सेंट्रल बैंकर थे और इन्हें कनाडा का नया प्राइम मिनिस्टर चुना गया है। और ये जस्टिन ट्रूडो इनको इनके पहले थे प्राइम मिनिस्टर। तो ये नाम भी आप याद रखिएगा। फिर कोच राजबोंगसिस है। इन्होंने अपना डिमांड किया है शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का। और अगर इनकी हम बात कर लें तो ये वेस्टर्न असम में और नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल में है। ये एक एथनिक कम्युनिटी है। और अगर इन्हें स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है एससी स्टेटस, तो इनको बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शंस हैं और बेनिफिट्स हैं वो मिल सकेंगे। फिर सीआईएसएफ का रीजनल सेंटर है थाकोलम में, और इसको राजादित्य चोल के नाम पे रीनेम किया गया है। चोल डायनेस्टी की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टीज में जाना जाता है सदर इंडिया का। और ये अपनी बेहतरीन मिलिट्री अचीवमेंट्स और कल्चरल कंट्रीब्यूशन के लिए जाने जाते हैं। सीआईएसएफ की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। और ये 7 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं जो भारत के, उनका एक पार्ट है। और ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स और जो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको। फिर यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री ने उड़ीसा गवर्नमेंट को ये बोला है कि ये इन्वेस्टिगेट करें। जमुनागढ़ विलेजेस हैं वो एविक्ट कर गए हैं सिमली पाल टाइगर रिजर्व से, तो उसको लेके कंप्लेंट आ रही थी। और सिमली पाल टाइगर रिजर्व का आप लोकेशन याद रखिए, अक्सर पूछा जाता है। ये प्रोटेक्टेड एरिया है उड़ीसा का, जो कि अपनी ट्राइबल टाइगर पॉपुलेशन और बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। और ये यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भी आता है। और फॉरेस्ट राइट एक्ट की अगर हम बात करें तो ये 2006 में आए थे। और इनका उद्देश्य है कि जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज हैं जो फॉरेस्ट एरियाज में रहती हैं, उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रोटेक्ट करना। तो ये आप नाम याद रखिएगा कि ये कहाँ पे है। फिर अंजू राठी राणा, ये भारत की पहली महिला हैं जो कि लॉ सेक्रेटरी बनी है इंडिया की। तो ये आप ये याद करिएगा कि ये फर्स्ट फीमेल लॉ सेक्रेटरी हैं भारत की। फिर उड़ीसा ने अपना शिफ्ट किया है पंचायती राज दिवस। ये अब 24 अप्रैल को मनाएंगे। पहले उड़ीसा में 5 मार्च को पंचायती राज दिवस मनता था। और इनके बीजू पटनायक थे इनके पूर्व मुख्यमंत्री, तो उनको सम्मान देने के लिए ये वहां पे पहले 5 मार्च को मनता था। अब वहां पे वापस से पूरे देश की तरह 24 अप्रैल को मनाया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश ने अपना बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी रिलीज किया है। और इनका उद्देश्य है पक्के डिक्लेरेशन, उसके जो एम उद्देश्य थे उसको फुलफिल करना, जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको एम्पावर करना, और साथ ही साथ भारत का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट है उसको अचीव करना। पक्के टाइगर रिजर्व डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट अरुणाचल प्रदेश, इसको 2022 में अडॉप्ट किया गया था। और इसमें कई सारे टारगेट्स हैं जैसे क्लाइमेट एक्शन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड। और
इनका जो मेन जो 5 थीम है वो है एनवायरनमेंट, क्लाइमेट रेजिलियंस, वेल बीइंग, सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड कोलैबोरेटिव एक्शन। तो ये आप याद रखिएगा कि कहाँ से रिलेटेड है, किस स्टेट में इसका से रिलेटेड ये है। फिर पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट हिफाजत, जिसके तहत महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा प्रोवाइड की जाएगी। और अगर हम भारत सरकार की बात करें तो उनके मिशन है मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य। हर साल इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इसी दिन जो है वो इन्होंने इसकी घोषणा की कि वहां पे बच्चों को और महिलाओं को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो है ये प्रोजेक्ट हिफाजत है। तो इसका नाम आप याद रखिएगा कि किस स्टेट से ये रिलेटेड है। तो भारत सरकार की तरफ से नवरत्न स्टेटस प्रोवाइड किया गया है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन और इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन को। दोनों ही सेंट्रल पीएससीज हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो आप इनका याद रखिएगा कि कौन कौन सी रिसेंटली जो है वो नवरत्न स्टेटस प्राप्त करने वाली कंपनीज हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई है एम्प्लॉयमेंट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को लेके। और इसमें उन्होंने कहा है कि जो भी विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट डिनाई नहीं किया जा सकता है जुडिशियल सर्विसेज में। और स्टेट को एक्शन लेना पड़ेगा ताकि एक फ्रेमवर्क बनाया जा सके जिसमें कि जो है वो इन लोगों को इसमें इंक्लूड किया जा सके। तो ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स थे। तो आप हमारे चैनल को जाके लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सारी वीडियोस और मैगजीन्स मिल सकें।